गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध का अभ्यास डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वह है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। क में क्या आएगा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। घ पाठ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल और पोषक आवश्यक है। एक तो हमें क्या चाहिए होता है? सूर्य का प्रकाश चाहिए पर्याप्त मात्रा में। दूसरा, मिट्टी से हमें जल चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। प्रश्न 2 क्या कहता है? कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कि हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। हमें इनका मिलान करना है ए का बी के साथ। सबसे पहले है खरीफ फसल। खरीफ फसल का मिलान करना है कॉलम बी के साथ। खरीफ फसल होती है धान एवं मक्का, तो हम किसके साथ मिलान करेंगे? धान एवं मक्का के साथ करेंगे। फिर है रबी फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, चना और मटर। नंबर 3, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक कौन से होते हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। फोर्थ है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद का मिलान किससे होगा? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। यहाँ पे जो हमारा कॉलम बी है इसके अंदर एक और शब्द हमें एक्स्ट्रा में दिया गया है, मवेशियों का चारा। लेकिन ए के अंदर इसके लिए कोई शब्द नहीं है जिसके साथ हम इसे मिलान कर सकते हैं, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या कहता है? निम्न के दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण हमें देने हैं। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण क्या होंगे? धान एवं मक्का। रबी की फसल। रबी की फसल के उदाहरण क्या होंगे? गेहूं, चना। प्रश्न 4 है हमारा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। हमें पैराग्राफ लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। मिट्टी तैयार करना, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर शोषण करती हैं। यानी कि गहराई तक अच्छे से शोषण करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? एक तो मिट्टी को पलटना पड़ता है, ऊपर से मिट्टी को नीचे भेजना पड़ता है, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भेजना पड़ता है। और दूसरा, हमें मिट्टी में पोला बनाना पड़ता है, मतलब जो मिट्टी बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती है उसको तोड़ना पड़ता है ताकि उसके अंदर क्या आ जाए? गैप आ जाए, जिससे कि मिट्टी के अंदर पौधे अच्छे से शोषण कर सकें। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है। यानी कि वह मिट्टी जो कि पोली हो गई है उस मिट्टी में क्या होते हैं? केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये दोनों के दोनों उस मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये मिट्टी उनकी वृद्धि में सहायता करती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब नमी वाला बना देते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और मिट्टी पलटने से क्या होता है? जो पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर होते हैं, जो कि मिट्टी के नीचे वाले भाग में होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ख हमें दिया हुआ है बुआई। बुआई क्या है? इसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। बुआई, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात बीज खेत में बोए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। यानी कि ये ध्यान रखते हुए कि जो बीजों के बीच में दूरी है वो उचित है, गहराई है वो उचित है, ऐसे बीज बोना क्या कहलाता है? बीजों की बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, साफ एवं
स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। हमें कैसे बीज चाहिए, कैसी उनकी गुणवत्ता हो, अच्छी गुणवत्ता हो, साफ हो और स्वस्थ बीज हो। तो सबसे पहले में क्या करना होता है, चुनाव करना होता है अच्छे बीजों का। उसके बाद उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, उचित बीज चुनने हैं। उसके बाद उचित गहराई और उचित दूरी देखकर हमें क्या करना है, उन बीजों को बोना है, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा मिल सके, प्रकाश मिल सके, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। किन विधियों का प्रयोग किया जाता है बुआई के लिए? एक हमारी होती है सीड ड्रिल विधि, दूसरी होती है हमारी परंपरागत विधि। उसके बाद हमें दिया गया है ग पार्ट, निराई। निराई क्या होती है? खेत में कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। यानी कि अवांछित पौधे यानी कि ऐसे पौधे जिनकी चाहत नहीं होती, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से हमारी फसल के साथ खुद ब खुद उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। और ये जो खरपतवार होते हैं इनको फिर हम क्या करते हैं, फसल में से हटाते हैं, और ये हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। यह कार्य हाथों से, खुरपी से या खरपतवार नाशी यानी कि दवाइयों के छिड़काव के द्वारा किया जाता है। तो निराई का कार्य इन विधियों के द्वारा किया जाता है। फिर हमें दिया हुआ है थ्रेसिंग क्या होता है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी कि मान लो ये हमारी क्या है, फसल है। फसल में क्या होता है, पीछे की साइड हमारा भूसा होता है और आगे की साइड हमारे दाने होती हैं। इन दानों को हम क्या करते हैं, इस भूसे से अलग करते हैं, दाने अलग कर लेते हैं, भूसा अलग रह जाता है और बारीक कट हो जाता है। तो इन अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य एक मशीन की सहायता से किया जाता है। यानी थ्रेसिंग का कार्य किससे किया जाता है, एक मशीन की सहायता से किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसर मशीन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। कि जो उर्वरक है और जो खाद है वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। सबसे पहले एक साइड हम लिखेंगे उर्वरक, दूसरी साइड लिखेंगे खाद। उर्वरक यह एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या होते हैं, एक मानव निर्मित लवण होते हैं। जबकि खाद यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या होती है, एक प्राकृतिक पदार्थ होती है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। और ये किससे मिलता है हमें, ये गोबर से मिलती है, या फिर जो पौधों के अवशेष होते हैं उनके अंदर जो विघटन की क्रिया होती है उससे हमें खाद प्राप्त होती है। उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। कौन करता है, मानव करते हैं। कहाँ करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। यह खेतों में बनाई जा सकती है, लेकिन जो खाद होती है उसको हम खुले में बनाते हैं, इसको हम खेतों में बना सकते हैं। जो उर्वरक होते हैं इसमें मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। यानी कि उर्वरकों में क्या नहीं होती, नमी नहीं होती, ह्यूमस नहीं होती, जिसके कारण ये मिट्टी को भी ह्यूमस नहीं दे पाते। खाद इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद में क्या होती है, नमी होती है, ह्यूमस होता है। यही कारण है कि ये मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रदान करते हैं। उर्वरक इनमें पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा हमारे उर्वरकों में बहुत ज़्यादा होती है। इसके विपरीत जो खाद होती है इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी कि इसमें ये जो नाइट्रोजन होती है, जो फास्फोरस होती है और जो पोटेशियम होती है ये कम होती है। प्रश्न 6 क्या कहता है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें सिंचाई की डेफिनेशन बतानी है और वो 2 विधियां बतानी है जिससे हम सिंचाई करते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि खेत में जो फसल होती है उनको पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। लेकिन ये जो सिंचाई है ये हम कब करते हैं, एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित समय पर करते हैं। अपनी मर्जी से कभी भी सिंचाई नहीं करते। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां, नंबर 1 छिड़काव तंत्र विधि और दूसरी होती है हमारा ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र विधि में क्या होता है, इस विधि में पानी के पाइपों से जुड़े घूमने वाले नोजलों की सहायता से
फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यानी कि कैसे पानी दिया जाता है, इसमें क्या होता है, एक मेन पाइप होती है, इस मेन पाइप के साथ बहुत सारी सहायक पाइपें होती हैं और इन सहायक पाइपों के जो मुख पे क्या होता है, नोजल लगे होते हैं और ये नोजल क्या करते हैं, जब हमें पानी देता है और सिंचाई करना होता है तो ये नोजल क्या करते हैं, घूमने लग जाते हैं। तो जो मेन पाइप में जब हम पानी पहुंचाते हैं तो यहाँ से पानी क्या होता है, सब पाइपों में चला जाता है। यानी कि जो सहायक पाइपें होती हैं इनमें पानी जाता है और इनमें पानी जाने के बाद जब ये नोजलों में पहुंचता है तो नोजलों में से पानी क्या होता है, बारिश के रूप में कहाँ पे गिरता है, फसल के अंदर गिरता है, जिससे क्या होती है, सिंचाई होती है। यह विधि लोन में, कॉफ़ी के खेत आदि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। कहाँ कहाँ उपयोगी होती है, लोन में सिंचाई करने में, और जो हमारे कॉफ़ी के खेत होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है छिड़काव तंत्र विधि का। अगला है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। यानी कि इस विधि में क्या होती है, जो हमारी मेन पाइप होती है वहाँ से पानी एक एक बूंद करके हमारी फसल की जो जड़ होती है ना, मेन जड़ के अंदर एक एक बूंद करके गिरती है। अतः इसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता और क्योंकि पानी की सिर्फ एक एक करके बूंद गिरती है, जिसके कारण इसमें क्या है, जो जल होता है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, सारा जल प्रयोग में आ जाता है। यह विधि फलदार पौधों में, बगीचों में और वृक्षों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। गेहूं क्योंकि रबी ऋतु की फसल होती है और अगर हम इसे खरीफ की ऋतु में बोएं तो इसके साथ क्या होगा, यही बात हमें बतानी है, इस पर चर्चा करना है। गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं का हमें पता है कि ये क्या होती है, एक रबी की फसल होती है। अतः इसे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है। इसको कैसा मौसम चाहिए, इसको ठंडा मौसम चाहिए होता है और पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता इसको कम होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं, और अगर इसके विपरीत हम इसे रबी में न उगाकर अगर खरीफ में उगाते हैं तो जो इसके पौधे होंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से नहीं बढ़ेंगे, अच्छे से वृद्धि नहीं करेंगे तथा इस ऋतु की अत्यधिक वर्षा के कारण सड़ जाएंगे। और क्योंकि जो खरीफ ऋतु में वर्षा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इनको पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ज़्यादा पानी अगर इनको मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये जो फसल है वो सड़ जाएगी, जिससे फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 जो है वह क्या कहता है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी के अंदर क्या होता है, खनिज होते हैं जो वो किसको देती है, फसल को देती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और ये खनिज पदार्थ किस लिए आवश्यक है, पौधों की वृद्धि के लिए। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोषकों की कमी हो जाएगी। यानी कि जो खनिज पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व है वो कम हो जाएंगे अगर हम लगातार क्या करेंगे, कृषि करेंगे, फसल करेंगे। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। खेतों में से जो खरपतवार हैं, जो ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको जब हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई की प्रक्रिया कहते हैं। यह कार्य हाथों से, खुरपी से या फिर 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी दवाइयों के छिड़काव के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। इन्होंने हमें क्या किया हुआ है, बताया हुआ है कि पहले हमें क्या करना है, फसल की चीनी मिल में भेजना है, या फिर सिंचाई करनी है, या फिर कटाई करनी है, या बुआई करनी है, या फिर मिट्टी तैयार करनी है, या खेत में जुताई करनी है, या फिर क्या करना है, खाद देना है। इसने हमें ये सारी चीज़ें बताई हुई है और हमसे पूछा है कि हमें ये बताना है कि अगर गन्ने की फसल हमें उगानी है तो इन विधियों में से, इन चीज़ों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे और उसके बाद कौन, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले अगर गन्ने की फसल उगानी है और उसका रेखा चित्र तैयार करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी का तैयार करना। मिट्टी की तैयारी के बाद हम क्या करेंगे, खेत में जुताई करेंगे। जुताई के बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 पर हमारी होगी बुआई। बुआई के बाद खाद देना, फिर सिंचाई, और सिंचाई के बाद नंबर 6 पे होगा हमारा कटाई। कटाई के बाद जब फसल हमारे घर पे आ जाएगी, मतलब जो गन्ना हमें तैयार करना, वो जो गन्ना है उसको हम क्या करेंगे, फसल को चीनी मिल में भेजना।
तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, गन्ने की फसल का रेखाचित्र तैयार हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी कि हमें ये पहेली दी हुई है, इसको हमें पूरा करना है और किसकी सहायता से करना है, ये जो संकेत इन्होंने हमें दिया है इनकी सहायता से करना है। कुछ संकेत इन्होंने हमें ऊपर से नीचे की तरफ लगाने के लिए कहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम लगाएंगे। कुछ संकेत इन्होंने कहा कि बाएं से दाएं की तरफ, इधर से इधर की तरफ लगाकर हमें क्या करना है, इस पहेली को पूरा करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका भरना हमें, जो क्या होता है, रहट पानी क्या होता है, पारंपरिक तरीका रहट, इसको भरना नंबर 1 में। तो हम नंबर 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे र इन्होंने दे रखा है, ह और ट हम यहाँ पे भर देंगे, रहट। फिर नंबर 2 में इसने हमसे क्या कहा है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 में हम क्या भर देंगे, पशुपालन, यहाँ पे आ गया हमारा पशुपालन। अब जो नंबर 3 पे इन्होंने हमसे पूछा है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वो कौन सी फसल होती है जिनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो ये होती है हमारी खरीफ की फसल। इसको हमें नंबर 3 में भरना है, ये है हमारा नंबर 3, यहाँ पे हम भरेंगे खरीफ, खरीफ की फसल। अब नंबर 3 के बाद इन्होंने हमें दिया है नंबर 6, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। तो नंबर 6 में हम क्या भरेंगे, नंबर 6 में हम भरेंगे कटाई, ये हमारा नंबर 6 है। यहाँ पे भरेंगे क, टा और ई, इन्होंने पहले ही दे रखा है। अब इन्होंने हमें कहा है कि बाईं से दाईं ओर हमें क्या करना है, संकेतों को पाना है और फिल करना है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, रबी की होती हैं, और ये हमें नंबर 1 में भरना है। तो र यहाँ पे पहले से ही है, बी हम भर देंगे, हो जाएगा रबी। फिर नंबर 4 में एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 4 में हम क्या भरेंगे, फसल, ये हमारा नंबर 4, फसल, फसल यहाँ पे हम भरेंगे। अब नंबर 5, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 में हम क्या भर देंगे, उर्वरक। अब नंबर 7, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। नंबर 7 में हम भर देंगे निराई। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।